अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात तमाम खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात होगी विधानसभा सत्र की। आज विधानसभा के मानसून सत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। मरीजों को ना ही डॉक्टर्स मिल रहे हैं और ना ही दवाइयां। यहां माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से सब आते हैं। अगर एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से फोन आया होगा 108 एम्बुलेंस के लिए, तो वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। और कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है। एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए, और बिना जांच के क्या इलाज होगा। अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा। एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है। और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे हैं। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचना है जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए हैं। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए। और अगर अस्पताल में मरीज आ रहा है तो स्ट्रेचर नहीं है। सबसे बेसिक चीज एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुंच करके स्ट्रेचर्स, और किस विभाग में जाकर के इलाज हो वो, और उसके बाद जांचें। इस सरकार ने, जो अपने आप को दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं। अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं, उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है। और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे। मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी, और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए कौन देख रहा है, वैक्सीन तो हम लोगों ने फ्री भी की है। फ्री वैक्सीन है, नहीं मैं क्या कह रहा हूं ना, हम लोगों ने तो वैक्सीन ली, नेता हम लोगों ने वैक्सीन ली, पावर होगी, हम लोगों ने वैक्सीन ली है। लेकिन वैक्सीन ने भारत के पहली बार हुआ है, समाजवादी पार्टी की पहली सरकार 89 में आई थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी।
और वहीं विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया और साथ ही इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बात साझा की। बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा, उससे अच्छे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। जब तक जो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो कहती है उसके मानक से डॉक्टर हो, स्टाफ हो, इसके साथ साथ जो आपके जिला अस्पताल है वहाँ इलाज नहीं है। पीएससी सीएससी की हालत बहुत खराब है। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, और अगर एम्बुलेंस पहुंच भी गई तो हो सकता है कि एम्बुलेंस में बैठाने के लिए, उतारने के लिए पैसा वसूला जाए। जो अस्पतालों से सूचनाएं आ रही है, दवाई नहीं है, मशीनें नहीं चल रही हैं, लाइट नहीं है, तो एक्सरे की जो कॉपी मिलनी चाहिए मरीज को वो नहीं दे पा रहे हैं। तो पिछले 5 साल के और अब जो सरकार शुरू हुई है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं इस सरकार में ठप हैं। आए दिन आप देख सकते हो, और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि सरकार जानबूझ करके ये सरकारी अस्पतालों को बंद करना चाहती है, प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। ये प्राइवेट हो जाएं, इलाज प्राइवेट हो, इस रास्ते को अपना रही है सरकार। देखिए, जो सदन जाना चाहता था वह सदन पहुंचा है, विधानसभा में भी पहुंचा है, विधान परिषद में भी पहुंचा है। जो सदन नहीं जा करके केवल फोटो सेशन करवाने और जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करने का रास्ता तलाशते हैं, उनको अगली बार लोग सदन में भेजेंगे ही नहीं। बाकी विशेषाधिकार हनन की नोटिस देना या न देना, ये एक सदस्य के नाते किसी भी सदन के सदस्य का अधिकार है, लेकिन चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में जब सदन चलता रहता है तो उस समय कोई भी बात कहना है सरकार से या सरकार के विरुद्ध कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए। और वहीं नवरात्र मेले को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्याचल प्रशासनिक भवन में 22 विभागों के साथ बैठक करते हुए नवरात्रि मेले की तैयारियों पर चर्चा की है और सभी विभाग को 22 सितंबर तक सभी काम करने के निर्देश दिए गए हैं और कहा कि सभी श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमारी प्राथमिकता रहेगी। और बैठक के पश्चात मंदिर की तरफ आने वाले सभी गलियों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए तत्काल कर्मियों को सुधार के लिए कह दिया गया है। देखिए, मेरे द्वारा कल रात से ही लगातार यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है और आज कप्तान साहब के साथ हमने सभी विभागों के साथ बैठक करके सभी तैयारियों का जायजा लिया। काम हमारा सही चल रहा है। इधर मौसम में बरसात होने की वजह से कहीं कहीं दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, परंतु हमारी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम लोग सब बिल्कुल लगे हुए हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि मेले से पहले हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस की खुदाई में सोमवार को करोड़ों रुपए की सफाई करने की मशीनें बरामद हुई थी और जमीन में मिली मशीनों को पूर्व की सरकार में सरकारी पैसे से खरीदने का दावा किया जा रहा है और उस पर अब एक नया मोड़ आ गया है। रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी और आजम खान की पत्नी ने जमीन में मिली मशीनों को नकार दिया है। फातिमा जबी का कहना है कि जो मशीनें जमीन में मिली हैं वो रामपुर नगर पालिका की नहीं है। उन्होंने कहा कि रामपुर नगर पालिका ने जो भी मशीनें खरीदी थी उनके पास उसकी लिखित में डिटेल भी है। फातिमा जबी ने बताया कि पूर्व ने पालिका ने मशीनें खरीदकर विधिक प्रक्रिया के बाद ही मशीनें ये प्राप्त की गई थी। रामपुर पालिका में मशीनें आज भी मौजूद हैं। जो मशीनें जौहर यूनिवर्सिटी की खुदाई के बाद बरामद हुई हैं वो रामपुर पालिका की नहीं हैं। उन मशीनों को रामपुर पालिका की बताकर किसी बाहरी व्यक्ति ने एफआईआर ये दर्ज करवाई है। एफआईआर झूठी और बेबुनियाद है। फर्जी एफआईआर दर्ज करके नगर पालिका को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यही तो हम सर कहना चाहते हैं कि जो मशीन वहाँ बरामद हुई है और किसी ने ये एफआईआर कराई है कि वो मशीन नगर पालिका की है, इसीलिए हम बता रहे हैं उसका नगर पालिका से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहाँ कैसे किसने आई, कहाँ आई, उस दौर की बात है जब जैन साहब वहाँ काम कराया करते थे। उन्हें किसने दी जैन साहब को, वहाँ किसने रखी, लेकिन पालिका का कोई मैटर नहीं दी। पालिका से जो जो वाहन खरीदे गए हैं पालिका में, हमारे पास प्रूफ है, सारे हमारे वाहन हमारे पास मौजूद है। और लखनऊ 22 सितंबर को यूपी विधानसभा रचेगी इतिहास। पहली बार महिला विद्यालयों का विशेष सत्र
सीएम योगी ने सभी महिला सदस्यों को पत्र भी भेजा है। और राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान सिद्दीकी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा है कि अब तक 225 किलोमीटर की यात्रा पूरी वो कर चुके हैं और हम उत्तर प्रदेश में लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के प्रयास का नतीजा यह है कि लोग सपा छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, किसी तरफ वो आप उठा करके देख लें, त्राही त्राही मची हुई है। और इसी कारण बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो लगभग 3600 किलोमीटर यानी 3570 किलोमीटर, बढ़ सकता है, इससे घटना नहीं, इसलिए लगभग मैं 3600 कह रहा हूं, 3600 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है। और वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। बीते दिन पीसीसी की यह बैठक हुई है जिसमें सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया, तो वहीं राष्ट्रीय और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय करेंगी। जबकि कांग्रेस शासित प्रदेशों से लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाए जाने की लगातार बात भी सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश कमेटी की ओर से राहुल गांधी का नाम देने से परहेज किया गया। जब जनता टीवी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछा तो उनका कहना था कि हमने व्यक्तिगत नहीं है बल्कि बैठक में सोनिया गांधी को उसके लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, बहुत जल्द घोषणा भी हो जाएगी। राजनीति से लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, तो वहीं पे दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इस अटकलों पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा की जा रही है, लेकिन लगातार इस बात की संकेत मिल रहे हैं कि ब्राह्मण किसको आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया जाता है। इस पर खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, इस बात का लगातार अटकलें लगाई जा रही कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लगातार उसमें शामिल है आपका कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी। कल एआईसीसी का पीसीसी का बैठक हुआ था, इसमें प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया है उत्तर प्रदेश से नाम को लेकर। देखिए, श्रीमती सोनिया जी हमारी पार्टी की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यानी संगठन के सर्वोच्च पद पे हैं वो, तो अधिकृत उसी को किया जाएगा जो इस काबिल होगा, जो इस लायक होगा। इसलिए उनको जो भी हमारे पीसीसी के मेंबर हैं, एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, जो इसमें क्योंकि निर्वाचित होता है ये, तो इस निर्वाचन में जो लोग भी हिस्सा लेने के लिए अधिकृत हैं, उन सब ने श्रीमती सोनिया जी को, जो हमारी पार्टी की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अधिकृत कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष सहित और भी जो पद का निर्वाचन होना है उसके लिए हम उनको अधिकृत करते हैं कि वो जिसको चाहें उसको कर दें, हमें स्वीकार है। देखिए, ये कांग्रेस का पुराना नियम है और पुराने समय से चला आ रहा है कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो यहाँ से एक पीसीसी की बैठक होती है, उसमें प्रस्ताव दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे राजनीति को देखा जाए, पूरे भारत में हर राज्य से एक ही आवाज उठ रही है, राहुल गांधी। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव ना देकर एक तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के नाम से परहेज किया है? आप एक चीज ये देखिए कि यहाँ पर दो बिंदु हैं। एक प्रदेश की आपने बात कही, दूसरी तरफ मैंने ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सहित जो भी और पद खाली हैं, जो भरे जाने हैं, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश की तरफ से श्रीमती सोनिया जी को अधिकृत करते हैं। राहुल जी की बात तो जब आती, किसी के नाम की बात है ही नहीं, राहुल जी की बात तो जब आती, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नामांकन की भी तिथि है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नामांकन की तिथि है और नाम वापसी की भी तिथि है, तो थोड़ा नामांकन की तिथि आ जाने दीजिए। नामांकन की अंतिम तिथि के बाद आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। नकुल दुबे अभी कुछ दिन पहले ही बसपा से आके आपके पार्टी में शामिल हुए हैं लगातार, क्योंकि ब्राह्मण की राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश के केंद्र में बसा हुआ है, सभी लोग जानते हैं। ब्राह्मण राजनीति को लेकर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो नकुल दुबे को प्रदेश का कमान दे सकती है। एक सवाल के तौर पे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है? देखिए,
जब तक बन न जाए कोई, जब तक कोई बन न जाए। अब क्या है कि प्रेस मीडिया ने, अब भी प्रेस मीडिया से मैं आपका स्वागत करता हूं। चुनाव से पहले प्रेस मीडिया ने मुझे दिखा दिया कि 1 घंटे के अंदर में समाजवादी पार्टी में जाने वाले। काल्पनिक था ना, मैं मना कर रहा हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने मना कर दिया। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए ना। नकुल दुबे मेरे साथ में रहे हैं, मेरे भाई हैं, पार्टी में जो है सभी मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। किसी का नाम अभी कैसे लिया जा सकता है? कहने वाले तो मेरा भी नाम लेने लगेंगे, तो क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं किसकी कि उनके बारे में, सिर्फ मैं ये कहूंगा आप इंतजार कीजिए। किसी का नाम लेना जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक हम किसी का नाम नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद नसीमुद्दीन जी आपका, क्योंकि नकुल दुबे का जहां तक सवाल रहा, मैंने सवाल किया, आपने बहुत ही नकुल दुबे के शब्दों की सीमा को बहुत सीमित रखा। ये बहुत बड़ा संकेत है। आप सुन रहे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, उनका साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति हो या प्रदेश राजनीति, कांग्रेस जो है नियम के सिद्धांतों से चलती है। दिशा निर्देश जारी होगा, कौन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सोनिया गांधी ही तय करेंगी। कैमरा रियाज के साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा रचेगी इतिहास, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार महिला विधायकों का विशेष सत्र ये होना है और सीएम ने सभी महिला सदस्यों को बकायदा पत्र भी भेजा है। तो 22 सितंबर को विधानसभा में ये इतिहास रचा जाएगा। पहली बार महिला विधायकों का विशेष सत्र को लेकर जो खबर सामने आ रही है और मुख्यमंत्री ने सभी महिला सदस्यों को इसके लिए पत्र भेज दिया है। तो 22 सितंबर की तारीख ये फिक्स की गई है जब पहली बार महिला विधायकों का विशेष सत्र ये होना है और मुख्यमंत्री ने सभी महिला सदस्यों को इसके लिए पत्र भी भेज दिया है। और नवरात्र मेले को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्याचल प्रशासनिक भवन में 22 विभागों के साथ बैठक करते हुए नवरात्रि मेले की तैयारियों पर चर्चा की है। सभी विभाग को 22 सितंबर तक सभी काम करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा कि सभी श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमारी प्रथम वरीयता भी है, यानी कि प्राथमिकता है। और बैठक के पश्चात मंदिर की तरफ आने वाले सभी गलियों को उन्होंने निरीक्षण करने की बात भी की है। तो नवरात्र को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर उत्तराखंड सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि सीएम धामी कई केंद्रीय नेताओं से राज्य हित के मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर वापस आते हैं। हालांकि उन्होंने यूकेएसएस एससी और विधानसभा मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि यूकेएसएस एससी मामले में लगातार जांच जारी है और विधानसभा भर्ती प्रक्रिया को लेकर जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक भी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्थिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड वापसी होने पर ही साफ हो पाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते रहते हैं और अपने दिल्ली दौरे में वे हमारे केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से मिलते हैं और विभिन्न अवसरों पर उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी होती है। और हर बार जब भी जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए कोई ना कोई बात करके और आश्वासन लेकर के या किसी प्रकार की घोषणा लेकर के आते हैं। इस बार भी जो उनका दौरा है वे विकास से भी जुड़ा हुआ है और कुछ संगठनात्मक बिंदु भी हो सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका दौरा महत्वपूर्ण है और जो कुछ भी स्थिति रहेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पर प्रेस से बात करेंगे उसे पूरी बात को स्पष्ट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक भर्ती घोटाले का सवाल है तो जहाँ एक और यूपीएस की जो भर्ती है, जो जांच चल रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और विधानसभा भर्ती के मामले में अंतिम रिपोर्ट भी आ चुकी है। और वहीं रामनगर हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया, जहां पर प्रखंड अध्यक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी और जांच के बाद ही पुलिस मुकदमे की कार्रवाई भी करेगी। और वहीं हरिद्वार में स्थित केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना, गायन और
यहां पर मॉडलिंग भी की है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया था। इस दौरान सुबोध उनियाल ने कहा है कि अस्पताल के लोगों को जीवन देने का एक मंदिर है जिसमें काम करने वाले लोगों को भगवान माना जाता है, इसलिए नेताओं ने, लेकिन अस्पताल में लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर आर के शर्मा ने कहा है कि छात्रों का भविष्य बनाने की दिशा में उनका यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। जो विशेष रूप से हमारी कन्याओं, हमारी लड़कियों, हमारी महिलाओं को एक अवसर देता है समाज में सेवा का और साथ साथ आर्थिक प्रगति के साथ अपने पैरों पर खड़े होने का। बेहतर बात यह है कि आज विश्व भर में, केवल भारत भर में ही नहीं, और वहीं हरिद्वार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को प्रशासन संवेदनशील मान रहा है। 26 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर सुशील कुमार और डीआईजी एस नगनियाल हरिद्वार पहुंचे हैं। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई ब्रीफिंग में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी समेत सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। ब्रीफिंग में उच्च अधिकारियों की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और सावधानी और सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।